आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं नए पाठ में। पाठ का नाम है ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा का मतलब हुआ हीट, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, और ताप का मतलब हुआ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम T से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ताप और ऊष्मा होते क्या है। गर्मियों के दिन है और आपको गर्मी लग रही है, तो आपको कुछ एक फीलिंग आ रही होगी कि भाई ये जो है वो गर्म है, ये कमरा गर्म है या क्या है। अब आपने क्या किया, एसी चला दिया, अब आपको ठंडा लगना शुरू हो गया। ठीक है। तो गर्म लगना और ठंडा लगना ये क्या है, ये एक फीलिंग है। FEELING फीलिंग। यही फीलिंग हमें ये बताएगी कि कोई भी चीज गर्म है ठंडी है। ये गर्म ठंडा होना इसी की एक आधार है, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। TEMPERATURE, टेम्परेचर। हिंदी में इसको हम बोलेंगे ताप। ठीक है। तो ताप क्या होता है, बेसिकली हम इस बात पे आए कि ताप क्या होता है। तो ताप का मतलब हुआ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि मैंने एक ये ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का एक गट्ठा सा ले लिया। ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये कितनी गर्म है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस बात की पुष्टि जो करेगा हम उसको उस बॉडी का ताप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसको ताप कहेंगे। जैसे हमने ये कहा कि ये 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग हो गई कि 10 डिग्री सेल्सियस लगभग कितनी गर्म होती है। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये संकेत जाएगा कि अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि वो इतनी गर्म होगी। वो कैसे होगी, वो जो हमारी फीलिंग डेवलप हुई होगी 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, उस आधार पर हम समझ जाएंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब इतना गर्म होता है। अब अगर बचपन में 10 डिग्री सेल्सियस को हमने एक गर्म ईंट छूकर पता किया था कि भैया 10 डिग्री सेल्सियस की है ये ईंट, इसको छुओगे तो हाथ जल जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी फीलिंग आएगी वो हाथ जलने की फीलिंग आएगी। हमें तुरंत कैसा, जैसे ही कोई हमसे ये कहेगा कि ये ब्लॉक जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि जैसे हमारा हाथ जला था। तो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इस बात का जो मापन करते हैं उसको हम ताप कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन के माप को ताप कहते हैं। अब कैसे नापोगे आप कि कितनी गर्म है कितनी ठंडी। अब हमने ये कह तो दिया तुमसे कि ये 10 डिग्री सेल्सियस गर्म है, लेकिन हमने कैसे नापा, हमने ऐसे नापा कि सबसे पहले हमने एक फीलिंग डेवलप की होगी कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे चीज इतनी ठंडी होती है। ठीक है। अब हमने उसको नोट कर लिया कि इतनी ठंडी होती है। फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे नापा होगा, इस पे इतनी गर्म होती है। अब हमने क्या किया, एक चीज सेट कर दी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में जो भी आएगा उस हिसाब से हम बता देंगे कि ये इतनी गर्म है या इतनी ठंडी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप कैसे नापेंगे कि कोई गर्म है या ठंडी है, उसकी फीलिंग कैसे डेवलप करेंगे आप। तो सबसे पहले हम करेंगे फीलिंग डेवलप। फीलिंग कैसे डेवलप करेंगे, आप 3 बीकर ले लीजिए, यानी कि 3 बर्तन ले लीजिए। हमने 3 बर्तन ले लिए, एक को ए कहा, एक को बी कहा, एक को सी कहा। इसमें हमने ले लिया गर्म पानी, इसमें हमने ले लिया ठंडा पानी। गर्म पानी इतना गर्म ना हो कि तुम्हारे हाथ जल जाए, और इसमें हमने ले लिया सादा पानी, ना गर्म ना ठंडा।
अब हमने क्या किया, इस ए बीकर में अपना हाथ डाला, ठीक है। लो मैं पानी भी बना देता हूं ताकि तुम ये ना कहो कि सर बेवकूफ बना देते हो हमें, पानी वानी तो होता नहीं, खाली बीकर में हाथ डलवा देते हो। तो खाली बीकर में हाथ नहीं डालेंगे इस बार। हमने इसमें हाथ डाला, हमें महसूस हुआ कि अच्छा ये पानी गर्म है, हमें महसूस होना शुरू हो गया। हमने दूसरा हाथ इसमें डाला, इसमें हमें महसूस हो गया ठंडा है। अब हम दोनों में परिवर्तन पता करने के लिए, उसके अंतर को पता करने के लिए हम सादा पानी में दोनों हाथ डाल देंगे। इसमें तो हमने एक हाथ डाला, लो ठीक है, इसमें हमने दूसरा डाल दिया, इसमें हमने दोनों डाल दिए। अब हमें इस सादा पानी में डालने के बाद पता लग जाएगा कि गर्म वाला कितना गर्म है और ठंडा वाला कितना ठंडा है, यानी कि हमारी फीलिंग, एक हमारा भाव डेवलप हो जाएगा। उस भाव का डेवलपमेंट ही साइंटिस्ट को यहां तक ले गया कि वो ऐसी चीज बना दें जिससे कि हमें तापमान नापने में कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी वस्तु ठंडी और गर्म कैसे लगती है? देखो दो वस्तु हैं, जैसे मैंने कह दिया एक ये वस्तु है, एक इसको हमने कह दिया एक ये वस्तु है, ये तो ठंडी है। और गर्म वाली क्योंकि गर्म होने के बाद लाल हो जाती है, मैंने देखो इसको लाल से बना दिया, ठीक है। इसको हमने कह दिया ए बी और इसको ए, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये गर्म है? तो हम इनके बीच की स्थिति ले लेंगे एक, जैसे हमने ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम कब कहेंगे कि ये ठंडा है? अगर ये 10 डिग्री से कम हुआ, जैसे कि 9 डिग्री हुआ या 8 हुआ या 7 हुआ या 0 डिग्री हुआ, अगर ये 10 से कम है तब तो हम कहेंगे ठंडा है। और इसे गर्म कब कहेंगे? जब ये 10 से ज्यादा होगा, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, तो हम कह देंगे कि ये गर्म है। अब अगर जैसे हमने 10 डिग्री सेल्सियस यहां पर रख रखा था, अगर हम 10 की जगह इसको 8 डिग्री सेल्सियस कर देते और ये हमारा 9 डिग्री सेल्सियस का होता, तो बताओ क्या हम इसे ठंडा कहते? इसकी तुलना में ये गर्म होता और इसकी तुलना में ये भी गर्म होता। जैसे इसको हमने 20 डिग्री सेल्सियस कह दिया, इसकी तुलना में तो ये दोनों ही गर्म हैं, लेकिन इसकी तुलना में ये थोड़ा कम गर्म है और इसकी तुलना में ये थोड़ा ज्यादा गर्म है। इन दोनों की तुलना में ये गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसे छूने के बाद और इसे छूने के बाद व्यक्ति से अगर पूछोगे कौन सा गर्म है, तो वो यही कहेगा कि ये गर्म है, जबकि गर्म तो ये भी है, 9 डिग्री सेल्सियस भी गर्म है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है गर्म। 0 डिग्री सेल्सियस से तो 9 डिग्री सेल्सियस भी गर्मी है, लेकिन वो कहेगा ये गर्म है। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम 21 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है, और हम इसको 21 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो इसको छूने के बाद और इसको छूने के बाद व्यक्ति कहेगा भाई देखो कोई गर्म नहीं है, दोनों बराबर हैं। लेकिन इसको छूने के बाद और इसको छूने के बाद कहेगा कि 21 वाला ये ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है इस मुकाबले, ठीक है। तो कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये हमें तुलना से पता लगता है। हमने किसी एक चीज से तुलना कर दी और उसके बाद हमें ये पता लगा। अब देखो ताप मापी, कि हमने ताप को मापने के लिए क्या क्या प्रबंध किए। तो देखो तापमापी प्रबंध हमने क्या किया, तापमापी को हम बोलेंगे थर्मोमीटर, थर्मो THERMO और METER मीटर, थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक ऐसी कांच की नली होती है जिसके सिरे पे इस तरीके से पतली हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ होता है? इसमें हम भर देते हैं मरकरी या एल्कोहल, AlCHOHA। मरकरी को किससे? Hg से करोगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सबसे छोटा वाला पॉइंट रख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे बड़ा वाला 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में छोटी 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 स्केल बना देते हैं, ठीक है। देखो स्केल बना दिया। अब हमने क्या किया, इस थर्मोमीटर को या तो अपने मुंह में डाला या फिर हमने किसी गर्म चीज से टच कर दिया। तो जब ये गर्म होगा तो यहां जो इसके अंदर मरकरी या एल्कोहल भरा हुआ है, ये गर्म होने के बाद बढ़ेगा ऊपर को। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जैसे सेल्स हैं, ये क्या है? एटम्स हैं,
जब यहां से एनर्जी मिलेगी तो इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी। पहले तो ये बिल्कुल पास पास थे, फिर ये इतनी इतनी दूर हो जाएंगे, तो ये एक्सटेंड हो रहे हैं, इनका मतलब इसमें प्रसार हो रहा है। जब इनमें प्रसार होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जहां आके ये स्थिर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आके स्थिर हो गया 75 डिग्री सेल्सियस पे, हम ये कह देंगे उस वस्तु का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। तो थर्मोमीटर का मिजाज ऐसे हुआ। अब डॉक्टर्स थर्मोमीटर क्या होते हैं, एक तो इसी तरीके का थर्मोमीटर होता है, दूसरा डॉक्टर का थर्मोमीटर कैसे होता है, आजकल जो थर्मोमीटर बन रहे हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर बन रहे हैं। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई होती है और सेम यहाँ पे होता है, वो आपके या तो आपकी बगल में रखेगा या आपके मुंह में रखेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है 75 डिग्री सेल्सियस, या 95 हुआ तो 95 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो क्या होगा, डिजिटल थर्मोमीटर, THERMOMETER। और ये हो गया मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब प्रयोगशाला में थर्मामीटर हमने कैसे बनाया, प्रयोगशाला में हमने थर्मामीटर बनाया कि एक नली में हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे हमने एक नली ली, उसमें मरकरी या एल्कोहल भर दिया। अब हमने उसको क्या किया, एक बीकर में रख दिया जिसमें बर्फ है। ठीक है, इस बीकर में बर्फ है, यानी कि बर्फ को क्या बोलेंगे, आइस, ICE, आइस, बर्फ। अब हमें ये पता है कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, देखो हमने इसमें बर्फ के टुकड़े डाल दिए बहुत सारे। अब जहां आके ये मरकरी रुक जाएगी नीचे के स्थान पे, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, और इस स्थान को हमने कह दिया अधो बिंदु। क्या कहा, अधो बिंदु। अधो बिंदु का मतलब हुआ सबसे निचला पॉइंट, हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसे बर्फ में से निकाल दिया। ठीक है, इस बीकर को, अब इसमें हमने पानी भरा और हमने पानी को क्या किया, उबाला। ये देखो, इसमें से हमने क्या किया, इसको जला दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, भाप निकल रही होगी। ठीक है, इस भाप से क्या होगा, मरकरी जो एक्सपेंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जहां आके रुक जाएगी, हमने उसको कह दिया 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों कह दिया, हमने 75 क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है भाप का टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब यहां से और इस पॉइंट तक, जैसे कि इस पॉइंट पे 100 आया और इस पॉइंट पे 0 आया, तो हमने इसको बराबर 100 भागों में बांट लिया। ठीक है, जब हमने 100 भागों में बांट लिया तो हर भाग का 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस तरीके से हमने अपना थर्मोमीटर तैयार कर लिया। अब हम जो है डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर की कितनी सारी वो हो सकती है, टेम्परेचर केल्विन में नापा जा सकता है, KELVIN, केल्विन। ठीक है, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन को K से डिनोट करेंगे, सेल्सियस को C से। ठीक है, सेल्सियस, और किसमें नाप सकते हो, और फेरेनहाइट, फेरेनहाइट। ठीक है, इसे F से करेंगे। अब अगर हमें इसमें चेंज करना है तो हमने एक फॉर्मूला ले लिया, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब अगर C का मतलब सेल्सियस, अब हम क्या 100 डिग्री सेल्सियस का बताओ फेरेनहाइट में कितना होगा, तो हम C की जगह क्या रखेंगे, 100/5 बराबर F माइनस 32/9। अब 5 20 जा 100 हो गए, 9 दूनी 18, 180 बराबर F माइनस 32। तो F कितना हो जाएगा, 180 और प्लस 32 कितना हो गया, 2, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट दे रखा हो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बताइए कितना होगा, तो यहाँ पे 100 रखना, 100 में से 32 जाएगा, उसे 9 से भाग करना, 5 से गुणा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का मतलब हीट, Q लेटर से इसको डिनोट करेंगे।
HEAT हीट। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखो, हमने एक भगोना लिया, भगोना थोड़ा सा टेढ़ा पड़ गया है, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस भगोने के ऊपर एक प्लेट रख दी, ये रख दी प्लेट, और ये हो गया भगोना। इसके अंदर क्या कर दिया हमने, पानी भर दिया, और नीचे हमने क्या लगा दी, इसमें आग लगा दी, आग जला दी इसके नीचे। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, पानी आग के कारण गर्म हो रहा होगा, और गर्म होकर भाप बन रहा होगा, और ये भाप इधर से बाहर निकल रही होगी, और ये तश्तरी जो है, ये प्लेट जो है ऐसे 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 कर रही होगी। हो क्या रहा है, अब देखो मैं तुम्हें ये बताता हूं। जैसे ये जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ, H2O का एक मॉलिक्यूल, यानी ये भी H2O था, ये भी H2O था, ये भी H2O था। ठीक है, ये भगवान आ गया, और नीचे से क्या लग रही थी, आग। इसने जो गर्म किया वो ये वाला मॉलिक्यूल गर्म किया, इसने क्या की, ऊर्जा ली, ये अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट किया। इसने क्या किया, यही वाली ऊर्जा इसमें ट्रांसफर कर दी, यही वाली ऊर्जा फिर इसमें आई, फिर इसमें आई। तो जो ऊपर वाली सतह थी वो इतनी गर्म हो गई कि ये वाले जो H2O के ऊपर के 3 मॉलिक्यूल्स थे वो फट से अलग अलग हो गए। ठीक है, और किसमें परिवर्तित हो गए, भाप में, भाप में परिवर्तित हो गए। अब क्योंकि भाप जो होती है वो हल्की होती है किसी भी द्रव्य से। ठीक है, अब ये एनर्जी जो गर्माहट वाली एनर्जी थी, यही एनर्जी जब तुम भाप को छूकर देखोगे तो गर्म होगी। अगर हम ये हटा लेते हैं, यानी कि स्टोव या गैस बंद कर देते हैं, तो ये इतने गर्म नहीं हो पाएंगे, और ये तश्तरी जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। क्यों उठ जाएगी, क्योंकि ये जो है गर्म हो रहे होंगे। अब तो वो जो गर्म की फीलिंग है वही एक ऊष्मा है। तो हीट क्या है, हीट एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी है। अगर तुम ज्यादा गर्म हुआ ये और हाथ लगाया तो इससे जल जाएगा हमारा हाथ, तो क्या हुआ, ये एक एनर्जी हुई। तो ऊष्मा क्या होती है, यानी कि एनर्जी क्या है, ऊष्मा। तो एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की, किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है, क्षमता, ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक एनर्जी थी, यही एनर्जी गर्मी के कारण इसमें आई, और इसने गर्म होकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को भाप बनाकर ऊपर की तरफ निकाल दिया। अब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, अब ऊष्मा देखो गरम गरम या ठंडा ठंडा होगा कि नहीं, तो जो मात्रक वर्क का होगा, क्योंकि ये काम कर रही है, वही इसका होगा। तो हम ऊष्मा का मात्रक क्या करेंगे, कैलोरी, CALORIE, जिसे हम C से डिनोट कर देंगे, कैलोरी। तो 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल, जूल को J से, या 4.2 जूल। तो बताओ कैलोरी बढ़ी हुई कि जूल बढ़ा हुआ। देखो 1 कैलोरी यानी कि ये पूरा 1 कैलोरी हो गई, और इसमें 4.18 यानी कि 4 जूल, 1 2 3 4, तो कैलोरी पूरी एक बड़ी हो गई ना, तो यानी कि कैलोरी तो बड़ी यूनिट हो गई, और जूल क्या हो गई, छोटी यूनिट हो गई। ये मैं तुम्हारी फीलिंग डेवलप करवा रहा हूं, हालांकि तुमसे ये कोई पूछेगा नहीं कभी। तो हम ये कब कहें कि 1 कैलोरी किसे कहते हैं, तो किसी 1 ग्राम वाटर के लिए, 1 ग्राम पानी को, जैसे हमने क्या किया, एक भगोने में 1 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है, लो 1 ग्राम पानी ले लिया हमने एक भगोने में, इसके पानी का हमने टेम्परेचर रखा 14.5 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसे इतनी आग दी, इतनी ऊष्मा दी कि इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, यानी कि 14.5 से 15.5, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर। तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस, जो कि 15.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी एनर्जी
यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे ही हम वर्ग कैलोरी कहेंगे। ठीक है, 1 ग्राम पानी बहुत छोटा सा होगा, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। अब ऊष्मा का मापन और निर्भरता देखिए। ऊष्मा तो Q इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखो, एक तो तुम लो आधा मग्गा पानी और एक में लो पूरा भर के पानी। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, गर्म कर दो। तो बताओ पानी को बराबर टेम्परेचर होने के लिए इसका भी T और इसका भी T टेम्परेचर, बराबर टेम्परेचर होने के लिए किस में ऊर्जा ज्यादा दी जाएगी, इसमें ज्यादा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी है। तो सबसे पहली बात तो M यानी कि मास, यानी कि द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा केस हमारा पड़ेगा डेल्टा टी। देखो ट्राइंगल बनाकर और टी लिखा हुआ है उसमें, इसका मतलब हुआ डेल्टा, DELTA, हिंदी में लिखो डेल्टा। इसे डेल्टा क्यों कहा? जैसे इंग्लिश में होता है ABCDEFG, ऐसी ग्रीक में ABCD होती है, उसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो ये कायदे में ग्रीक का डी है। तो हम dt का मतलब हुआ एक बड़ा वाला टेम्परेचर, जैसे बड़ा वाला टेम्परेचर को हमने क्या कह दिया, बड़ा टी बना दिया। बड़ा टी में से छोटा टी जब माइनस करोगे तो हम उसे डेल्टा टी लिख देंगे। जैसे कि बड़ा टी हो गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और छोटा हो गया 90 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी का क्या होगा, 100 में से 90 गए तो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल्टा टी का मतलब होगा अंतर, तापमान का अंतर। तो दूसरा होगा डेल्टा टी, यानी कि जिसका जितना ज्यादा तापमान का अंतर होगा, जैसे कि सपोज करो ये तो 1 डिग्री सेल्सियस पे था और ये था 10 डिग्री सेल्सियस, अब हमें इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, तो इसमें तो 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और इसमें हमें 99। तो बताओ टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसमें 99 का डिफरेंस हो गया और इसमें 90 का, तो टेम्परेचर का डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तीसरा आता है हमारा, हमने एक बीकर लिया, उसमें तो भर दिया पानी। ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया, और हमने एक बीकर और इसमें हमने भर दिया तेल, सरसों का तेल या कोई सा भी तेल। ठीक है, तो तुम ये पाओगे कि इन दोनों को बराबर मात्रा में गर्म करने के लिए अलग अलग हमें ऊष्मा यानी कि Q हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर गर्म होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो सब्सटेंस हमने इसमें डाला है, इसमें पानी और इसमें सरसों का तेल, इन दोनों की हीट को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, उसे रोकने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। जैसे ये तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो हीट को ऐसा करके अपने अंदर जमा कर लेंगे, ये ऐसा करके करेगा, तो इन दोनों की उसको बांधे रखने की क्षमता अलग अलग है। इसलिए एस यानी कि हम इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। देखो ये लिखा है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा किसी भी पदार्थ की वो विशिष्टता है जिससे वो अपने अंदर टेम्परेचर होल्ड करता है। हर पदार्थ की ये अलग अलग होगी। तो अब बताओ, किसी भी मापन और निर्भरता किस पर डिपेंड करती है? Q इक्वल्स टू MS और डेल्टा टी, यानी कि मास, अमाउंट कितना ज्यादा है, 1 लीटर पानी है क्या 100 लीटर है, एस उसके अंदर विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक हीट, इस एस को बोलेंगे स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट ऊष्मा हीट, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो किसी भी वस्तु की हीट का निर्धारण करेंगी, उसकी निर्भरता को बताएंगी। अब हम 7वें पॉइंट पर जाते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? 7वां टॉपिक है हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण। तुमने देखा होगा कि एक लंबी सी सरिया ले लो, ये क्या है? सरिया।
लोहे की, इसके एक सिरे पे तुम जो है वो गर्म करना शुरू कर दो, तो तुम पाओगे 1 या 1.5 घंटे बाद ये वाला सिरा जब तुम छुओगे तो ये गर्म लगने लगेगा, हल्का हल्का गर्म। तो क्या हो रहा है, यहां से हमने इसमें एनर्जी दी, अब यहां पे इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, किसके, आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले ये वाला गर्म होगा, जब ये अपने पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हीट इसमें ट्रांसफर कर देगा अगले वाले में, फिर ये गर्म होगा, ये अगले वाले में ट्रांसफर कर देगा, फिर ये अगले वाले में, फिर ये इससे, 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 ये इससे, ये इससे, सबसे आखिरी वाला जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है चालन। चालन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। तो बताओ चालन और कंडक्शन क्या होता है। जब ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तब हम उसे चालन कहते हैं। क्यों कहते हैं चालन, क्योंकि ये चलकर जा रही है, और ये किसमें होता है, ठोस पदार्थ में पाया जाएगा, क्योंकि ठोस पदार्थ ही आपस में एक दूसरे के बहुत पास यानी कि निकट होते हैं, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सके। लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड में कैसा होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस आइए, दूसरा केस है आपका, दूसरा आपका केस हुआ संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लो, ये एक बीकर मतलब एक फ्लास्क ले लो, इस तरीके से इसे हमने क्या किया, गर्म कर दिया। ठीक है, इसमें पानी डाला और हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, इसका नाम हुआ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, जगह नहीं रही इसलिए मैंने पर लिख दिया इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे आया ये। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे ये गर्म होगा तो तुम ये पाओगे कि लाल लाल ऐसा करके उठ रही होगी और ऐसा करके अंदर जा रही होगी। इसमें क्या हो रहा है, अब लिक्विड में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर होंगे ठोस के मुकाबले। ठीक है, अब ऊष्मा दी तो ये ऊष्मा ऐसा करके यानी कि मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना होगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, इससे टकराएगा, इसे ऊष्मा दे देगा, ये इससे टकराएगा, इसे ऊष्मा दे देगा, ये इससे टकराएगा, इसे ऊष्मा, ये फिर इसे ऊष्मा, ये फिर इसे ऊष्मा, इस तरीके से तुम्हें चलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि संवहन लिक्विड यानी कि द्रव्य पदार्थ और गैसों में, इन दो में पाया जाता है। तो हमारा जो चालन था वो तो सिर्फ सॉलिड में पाया जाएगा और संवहन जो है वो लिक्विड और गैस में पाया जाएगा। अब हम आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन होता है कि आप क्या कीजिए, एक लोहे का बहुत बड़ा सा गट्ठा ले लीजिए, उसको आंच में बहुत तपा दीजिए, इतना तपा दीजिए कि वो गर्म हो जाए। तो और फिर आप जब उसके पास हाथ लाएंगे या जैसे आप चूल्हे के सामने बैठ जाते हैं लकड़ी जलाकर, तो आप ये पाएंगे कि उसके अंदर से आपको गर्मी महसूस हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जरिए अपने अंदर से वो एनर्जी निकाल रहा है, वो हमें ऊष्मा यानी कि हमें गर्माहट के रूप में महसूस हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो 3 तरीके से स्थानांतरण होता है, पहले तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में चलेगा, दूसरा संवहन होगा, कन्वेक्शन होगा, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे, तीसरा जब और ज्यादा दूर होंगे तो वो इस तरीके से फेंकना शुरू करेगा जिसे हम बोलते हैं विकिरण। अब पदार्थ हमारे होते हैं, पदार्थ 2 तरीके के होते हैं, 7वीं कक्षा में 2 ही तरीके के पदार्थ पढ़ाए गए हैं, तो मैं 8वें पे आ जा रहा हूं। 8वां है कुचालक और सुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं, कुचालक वो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऊष्मा नहीं बहेगी, और सुचालक जो बहुत अच्छे तरीके से ऊष्मा को अपने अंदर से बहने देते हैं।
ये बहने देंगे। आप कुचालक का एग्जाम्पल बताइए मुझे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी, बताओ तुम लकड़ी को एक तरफ जलाओगे तो क्या दूसरी तरफ लकड़ी की गर्माहट महसूस हो सकती है? नहीं, जब तक वो बहुत पास नहीं आ जाएगा। वो बहुत पास भी रेडिएशन के द्वारा होगा। तो कुचालक क्या होगा? लकड़ी हो गई। सुचालक, सुचालक का मतलब जैसे लोहे की सरिया, लोहे की सरिया, लोहे की सरिया या चम्मच वगैरह को जब तुम गर्म करोगे तो आसानी से तुम ये समझ जाओगे कि अब अगला टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन अंग्रेज बन जाओ, CHANGE, चेंज इन स्टेट। तो बताओ पदार्थ की कितनी स्टेट होती है? पदार्थ की 3 स्टेट होती हैं। एक तो होती है ठोस यानी कि सॉलिड, SOLID, सॉलिड। दूसरी होती है द्रव यानी कि लिक्विड, और तीसरी होती है गैस यानी कि गैस। ठीक है, अब हमने क्या किया? बर्फ का टुकड़ा लिया, ये बर्फ का टुकड़ा ले लिया। क्या है ये? बर्फ। अब इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये पानी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये पानी में परिवर्तित हो गया। इसको और गर्म करेंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखो ये उड़ रहा है तो ये गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, बर्फ कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ था हमारा। अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो जब तक पानी बर्फ जो है पूरी तरीके से पानी परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यानी कि जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहां जा रही है? अब बर्फ में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे पहले ये देखो तुम। बर्फ में मॉलिक्यूल्स होंगे इतने पास पास। ठीक है, अब हम जो ऊर्जा दे रहे हैं, अब पानी में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? पानी में मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़े थोड़े दूर। ठीक है, अब हमने जो नीचे से एनर्जी दी, एनर्जी को मैं ई से लिख दे रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? ये अब देखो, क्योंकि हम लगातार एनर्जी दे रहे थे तो पानी जो है वो गर्म क्यों नहीं हुआ? वो अभी ठंडा क्यों रहेगा? इसका तापमान क्यों नहीं बढ़ गया? क्योंकि हम जो ऊर्जा दे रहे थे वो इन मॉलिक्यूल्स को अलग होने में इस्तेमाल की जा रही थी। अब जब एक बार ये पानी बन जाएगा तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन अब भी अगर हम इसे गर्म करेंगे गैस में परिवर्तित करने के लिए तो पानी, अब देखो ये एनर्जी जो है इनको और दूर दूर करने में जाएगी। तो ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे। ये देखो इतने इतने दूर हो गया। ठीक है, अब ये गैस में परिवर्तित हो गए। अब हम क्या करेंगे? यानी कि ये हो गए 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या करेंगे? इसे ठंडा करना शुरू करेंगे। जब हम ठंडा करना शुरू करेंगे तो ये दोबारा से गैस जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा थी इनके बीच में वो इधर उधर निकल जाएगी, फिर ये पास आने शुरू हो जाएंगे तो ये वाली अवस्था हो जाएगी। और ठंडा कर देंगे तो दोबारा से ये बर्फ बन जाएगी और ज्यादा पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अवस्था में परिवर्तन। अब 2 चीजें होती हैं, एक तो गलनांक और एक होता है क्वथनांक। गलनांक शब्द पे जाओ, गलन, गलन का मतलब पिघलना, यानी कि वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पे कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। हम उस पदार्थ का, हम उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे कोई भी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में परिवर्तित हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है देखो पानी में परिवर्तित हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगला आता है क्वथनांक। क्वथनांक, जब कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाए जिस टेम्परेचर पे, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे परिवर्तित हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, MELTING, मेल्टिंग पॉइंट। तो तुम्हें क्वथनांक और गलनांक समझ में आए। अब हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा जा कहां रही है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के अंदर इतने पास पास थे। अब हमने क्या किया, इसमें एनर्जी देनी शुरू करी E। अब ये कैसी अवस्था में आ गए, दूर दूर आ गए थोड़े से। तो कोई भी ऊष्मा 3 तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पहला, तापमान बढ़ाने में, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने में, ठीक है। जैसे पानी है, ये भी पानी है वो भी पानी है, तो ऊर्जा का इस्तेमाल या तो पानी को उसका टेम्परेचर बढ़ाने में हो जाएगा, ठंडे पानी से गर्म पानी में हो जाएगा। दूसरा, चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अगर वो बर्फ है तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, या अगर पानी है तो वो किसमें, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरी चीज प्रसार में, तीसरी चीज जिसमें इस्तेमाल होता है वो है मेटल का, यानी पदार्थ के प्रसार में। जैसे तुमने देखा होगा कि जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनमें बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। वो क्यों छोड़ी जा रही है, क्योंकि सूरज की गर्मी इनके मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, ये पदार्थ प्रसार करते हैं, तो ये वाली जगह जो बीच में छोड़ी है गर्मियों में, ये जो है वो चिपक जाती है। वरना अगर हम सीधी ऐसा करके लाइन डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ऐसा करके टेढ़ी हो जाएंगी और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, क्योंकि इसे फैलने के लिए जगह चाहिए। या तुम ये देखते हो कि बरसात में जो लकड़ी की किवाड़ें होती हैं वो बहुत कठिनाई से लगती हैं, और गर्मियों में वही सूख जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, जगह हो जाती है, आसानी से फिट जाती हैं। तो या तो पदार्थ के प्रसार में, या तापमान बढ़ाने में, या अवस्था परिवर्तन में। ये आपका पूरा चैप्टर था, बहुत ही टिपिकल टॉपिक था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें आप लिखें, उन्हें याद करें, वीडियो को 1-2 बार देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।